है और सियासत जारी है। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ जिसमें 278 लोगों की मौत हो गई। घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना के बाद सियासत जरूर तेज हो गई। इस हादसे को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से 1 मिनट 48 सेकेंड का एक ऑडियो शेयर किया गया है, जिसमें 2 रेलवे के अधिकारी इस हादसे के मसले पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एक अफसर दूसरे से कहता है कि ट्रैक का काम चल रहा था और इस दौरान गड़बड़ी हो गई, जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। अब ये ऑडियो सामने आया, इसके बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि ये कॉल रिकॉर्ड जो टीएमसी नेता ने साझा किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। घोष के पास ये ऑडियो कैसे पहुंचा? क्या कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के कहने पर ये कॉल रिकॉर्ड्स करवाए? रेलवे तो ऐसे ऑडियो लीक नहीं करेगा। तो बालासोर रेल हादसा, हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेनों का चलना भी शुरू हो चुका, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाहे वो इंटरलॉकिंग के साथ किसने छेड़छाड़ की हो, इसके सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। बालासोर हादसे से जुड़ा एक ऑडियो टेप सामने आया। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद बंगाल से लेकर उड़ीसा तक घमासान मच गया। इस ऑडियो में रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत हो रही है। अब तृणमूल कांग्रेस ने यह ऑडियो शेयर किया, बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। तो जो हादसा हुआ है, सीबीआई हालांकि अपनी जांच कर रही है, लेकिन उड़ीसा में बालासोर में भीषण रेल हादसा जिसमें 278 लोगों की मौत हो गई, इस घटना के पीछे की वजह क्या थी फिलहाल सामने नहीं आई। लगातार जांच चल रही है, लेकिन सियासत जरूर इसमें तेज हो गई। हादसे को लेकर टीएमसी की ओर से 1 मिनट 48 सेकेंड का एक ऑडियो शेयर किया गया है, जिसमें 2 रेलवे के अधिकारी इस मसले पर बातचीत करते हैं। और बातचीत आपको बता देते हैं कि एक अफसर ये कहता है दूसरे से कि ट्रैक का काम चल रहा था और इस दौरान गड़बड़ी हो गई। टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ऑडियो टीएमसी ने शेयर किया, इसे लेकर हम कह सकते हैं कि बंगाल से लेकर उड़ीसा तक घमासान मचा। हालांकि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन कई आरोप भी अब टीएमसी पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और हमारी संवेदना हर उस परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। आज आपको पता है, दीदी वहां पे मौके वारदात पे पहुंची। सबसे पहली बात, हम नदी की नेबरिंग प्रांत है, हमने सबसे पहली काम क्या करी, हमने एम्बुलेंस पहुंचाए। सबको पता है कि किस तरीके से हमारी दीदी संजीदा रहती है, ममता जो नाम है, लेकिन उन्होंने ममता का ही निर्वाह किया। और आपको पता है जिस तरीके से काफी लोगों को बसों से लाया गया है, एम्बुलेंस पहुंचाया गया है वहां पे। आपका आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को जो है राशिया देने की बात करी थी दीदी ने, आज उसका भी निर्वाह हो रहा है। ये बंगाल में अभी चल रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर कि 2000 रुपए का नोट दिया जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग वैसे ही परेशान हैं, दूसरी तरफ 2000 रुपए के लिए अभी आपको भी पता है कि बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लोगों को। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि इतना घबरा क्यों रहे हैं टीएमसी के नेता, एक दूसरे राज्य का मामला था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी देना नहीं चाहता कि उनके लिए ये असेंबली नहीं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो अस्पताल। उनको अपने मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है जब से वो इतने सारे उन्होंने कांड किए हुए हैं। अब वो समझ आ गया कि भाई उनको भी एक अलग दिशा में जाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में उनके लिए काफी कठिन होगा, क्योंकि देश की जनता उनको नकार रही है। और जहाँ तक बात 2000 की हो, जहाँ तक बात किसी चीज की भी हो, तो ये पैसे हमारे देश के हैं और ये देश का ही पैसा है। तो मैं शुभेंदु अधिकारी बोलना चाहते हैं कि भाई मोदी जी ने गलती करी, तो भाई मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि भाई 2000 के नोट क्यों निकाले और क्यों उसको बैन किया। लेकिन बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, एक दुर्घटना घटती है, उसकी बहुत सारी चिंता होने के बाद बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको पता करना चाहिए कि लगभग 100-125 लोग जो हमारे मारे गए हैं वो इलेक्ट्रिक्यूशन से मारे गए हैं, बिजली के झटके से जल के मरे हैं, वो तड़क के मरे हैं, वो न कट के मरे हैं न दब के मरे हैं। आज ये सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने वंदे भारत को बनाने के लिए, मोदी जी के निरंतर सपनों को साकार करने के लिए हमारे देश की जनता को पूरी तरीके से असुरक्षित पर्यावरण में डाल दिया है। आज पूरा देश असुरक्षित है।
आज जो भी हमारे लोग हैं, मानव जो जी, स्लीपर मेरा क्लास में सवाल जाते ये हैं, कि जो जिस जिसमें जाते मानव हैं, जी सुनिए, मेरा सवाल ये कि जो ऑडियो वायरल हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें एक अधिकारी ये कह रहा है कि ट्रैक का काम चल रहा था, इस दौरान गड़बड़ी हो गई जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई मालगाड़ी से। ठीक है, जो भी चीज है, जो भी ऑडियो आपको मिला है, जो भी ऑडियो हमारे सेल से निकला है, हम भी चाहते कि उसकी जानकारी हो, उसकी जांच करी जाए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। जांच हो, लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए, लोगों तक बात को उजागर किया जाए। लेकिन आपको जो मैं बात बता रहा था कि भाई सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच नहीं होनी चाहिए कि भाई बिजली के करंट से लोग हमारे मारे गए। आपके घर में एमसीबी बोल के चीज होती है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भाई वो एमसीबी ट्रिप हो जाता है और करंट उसका जो आपद आती है वो बंद हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा दुर्घटना हुआ और हमारे 100-125 लोग मैंने जल के मरे, ये कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आती है। आज किस तरीके से रेलवे को इस मैंने पूरे पर्यावरण को इतना खत्म कर दिया गया है। उनके जो टोटल जो कंसेप्ट है, जो रेलवे का जो टोटल मापदंड है, उसके इतना निम्न बना दिया गया है इस सरकार में कि भाई कर क्या रही है सरकार। हमारे लोग मैंने तड़प तड़प के मरे हैं। सीबीआई जांच चल रही है मानव जी, और अब देखना होगा क्या तथ्य सामने आता है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो टीएमसी के कहने पर ये कॉल रिकॉर्ड करवाई गई। रेलवे तो ऐसे ऑडियो लीक नहीं करेगा। इस तरह की बातें अब लगातार सामने आ रही है ट्रेन हादसे को लेकर। इधर आगाज और इधर मंत्री नाराज हो गए। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मंगलवार को शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में मंच से पिछोर सीएमओ को निलंबित कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जिले के पिछोर के बस स्टैंड प्रांगण में लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने पिछोर नगर परिषद के नवीन भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह से करवाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। प्रभारी मंत्री ने यह कहा था कि पिछोर में अभी नगर परिषद भवन का उद्घाटन किया गया और मंत्री सत्ता के लोगों को पता तक नहीं और फीता काट दिया गया, जब बीजेपी की सरकार और नगर परिषद भवन का निर्माण भी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। तो नए कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस विधायक से करा दिया गया। उस वजह से नाराजगी है। जिले के प्रभारी मंत्री नाराज हो गए और मंत्री सिसोदिया ने बीच कार्यक्रम में मंच पर ही नगर परिषद सीएमओ को निलंबित कर दिया। नगर पंचायत भवन का भूमि पूजन बिना मंत्री और बिना कार्यकर्ताओं के एक तरफा कर दिया गया है। सीएमओ को मैंने प्रथम उत्तरदायित्व मानते हुए सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश प्रदान किया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए। मिश्रा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और पिछोर की खबर जो सामने आई है, सीएमओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे? विधायक से जिस तरह से फीता कटवा दिया गया, मंत्री सिसोदिया नाराज हो गए। देखिएगा, ये ऊंची राजनीति की पराकाष्ठा है। सीएमओ को निलंबित क्यों कर रहे हैं? भाई, राजनीतिक लड़ाई आपकी कांग्रेस पार्टी से है और वो भी सिर्फ 5 महीनों के लिए बची है। आप किसी अधिकारी को डिमोलाइज क्यों कर रहे हैं? जी, ये निंदनीय है। मिश्रा जी, ये भी वो कहते हुए नजर आए कि अधिकारी चैन से नहीं रह पाएगा, नहीं तो किसी भी स्थिति में यहाँ रहने नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं का बकायदा सम्मान करना चाहिए। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल डीईओ दमोह के चेहरे पर स्याही पोत दी। आज मंत्री जी कलेक्टर पर भी शंका उठा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई भी कुछ नहीं बोला है। तो अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर ये लोग गलत काम करने का निरंतर दबाव डाल रहे हैं और ये उनकी राजनीतिक खींच है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मात्र 6 महीने की सरकार और 6 महीने के विधायक ये लोग और हैं। कर लेने दीजिए, 5 माह बाद इनका फैसला होगा। क्या लगता है सही किया उन्होंने जिस तरह से विधायक से वो हुआ, फीता कटवाया गया? वो तो कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब सुन लें और एसपी साहब सुन लें, दोनों कान खोलकर, ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यकर्ता जो वहां पर काम कर रहे हैं उन लोगों को पहले तवज्जो मिलनी चाहिए। जिस
तरह माननीय मंत्री जी जनता से चुनकर आए हैं, उसी तरह विधायक भी चुनकर आए हैं, और मंत्री जी भी मंत्री बनने के पहले विधायक थे। आगे आने वाले दिनों में भी 5 महीने बाद हमने भी ऐसा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पिछोर में हुआ, आप नाराज हो गए और आपने तत्काल निलंबित भी कर दिया सीएमओ को, क्या कहेंगे? करता है और गैर कानूनी ढंग से काम करता है तो क्या उसको सजा नहीं मिलना चाहिए? ये कांग्रेस के विधायक जो कह रहे हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए, मैं भी कांग्रेस से आया हूं और मुझे मालूम है वहां क्या होता था, इसलिए मुझे ना सिखाएं। और जो मैंने किया है वो बिल्कुल विधि विधान से हिसाब से किया है और लोगों की मांग पे किया है। जी, आप ये भी कहते हुए नजर आए थे कि छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती। आपको लगता है कि उस जगह पर, उस इलाके में जो है कलेक्टर हैं या फिर SP हैं, वो उनकी नहीं सुनते? कलेक्टर SP की बात नहीं कर रहा, मैंने छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों की बात की है। पटवारी है और अन्य जो लोग हैं, वो वहाँ के लोग, जनता परेशान है, उनके छोटे छोटे BPL के कार्ड हैं, अंत्योदय है, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ वहाँ के विधायक के कंट्रोल में रहती है और इसलिए मैंने ये बात कही है। और क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रभारी मंत्री को ये सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जी मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं, कुछ कहेंगे, काउंटर करेंगे? महेंद्र भाई से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भी विधायक नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं, विधायक बोल रहे होंगे, मैं KK मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं महेंद्र भाई का सम्मान करता हूँ, मगर मैं महेंद्र भाई से पूछना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, कलेक्टर, SP, तहसीलदार, ये सारे आपके हैं, फिर क्यों नहीं हो रहे हैं आपके काम? कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना? जी सिसोदिया मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनको कहूंगा एक बार पिछोर विजिट करें और उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। जी मिश्रा जी। जी बिल्कुल, महेंद्र भाई आदेश देंगे तो मैं बिल्कुल पिछोर जाऊंगा, उनका आतिथ्य स्वीकारूंगा। जी मिश्रा जी, क्या गंदगी का अंबार लगा है? सिसोदिया जी ने कहा कि 30 सालों से भले ही कांग्रेस ने राज किया, पिछोर में हमेशा गंदगी ही दिखाई दी। नहीं देखिए, राजनीतिक मूल्यों में जब गंदगी आ जाएगी तो उसका फायदा ब्यूरोक्रेट लेते हैं और गंदगी दिखाई देगी। जी सिसोदिया जी। और ये डिटोरिएशन हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिसोदिया जी, आप कहेंगे कुछ? ये डिटोरिएशन कमलनाथ जी की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ था, 15 माह की सरकार। जी ठीक है, तो ये कांग्रेस के उस समय हुआ है और गंदगी का अंबार देखा गया। सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मंच से ही CMO को निलंबित कर दिया गया, इधर आगाज और इधर नाराज। जांच की आंच कहां तक? फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री के सहारे पंजीयन कराने के मामले में 2500 लोग संदिग्ध हैं। इनमें ज्यादातर पंजीयन साल 2009, 10, 11 में किए गए। जांच कमेटी ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में खुलने वाली दवा दुकानों को ध्यान में रखा और उस दौरान जो पंजीयन हुए उसे जांच के दायरे में रखा गया है। 4 सदस्यीय जांच टीम संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की रणनीति तय कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसकी जांच लंबे समय तक चलेगी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन कराने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी और इस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद जांच की जरूरत को देखते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। तो फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के जरिए, आपको बता दें, फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन कराने के मामले में लगभग 2500 लोगों को संदिग्ध माना जा रहा है। ज्यादातर पंजीयन 2009, 10 और 11 में है। जांच कमेटी ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में जिस तरह से दुकानें खुली थी, आपको याद होगा कोरोना काल जब चल रहा था उस समय मेडिकल की बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी और सिर्फ वही दुकानें थी जहां पर लोग सिर्फ जा और आ पा रहे थे। तो इन पंजीयन, ये जांच जो है, इन्हीं को दायरे में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम संदेहों के दस्तावेजों की जांच के लिए गठित कर दी गई है। अब ये पूरी तरह से जांच करेगी। अनुभव आधारित और लाइफ टाइम पंजीयन है। फार्मेसी काउंसिल में 4532 सदस्य ऐसे हैं जिनका पंजीयन अनुभव के आधार पर है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सचिव
राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी स्वागत है आपका NS 24/7 पर। और राहुल जी, जिस तरह से बात करें फार्मासिस्ट में डिग्री और डिप्लोमा की जो बातें सामने आ रही हैं कि फर्जी हैं कुछ डिग्रियां कुछ डिप्लोमा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो जांच समिति अभी बनी है उसका स्वागत है। इसके पहले भी एक जांच समिति बनी थी और ताज्जुब की बात यह है कि जो पूर्व में जांच समिति बनी थी और जांच समिति में जो सदस्य शामिल किया गया था उसका खुद का ही पंजीयन फर्जी था। ठीक है, अभी वर्तमान में शासन ने अपने स्तर पर जांच समिति बनाई है, स्वागत योग्य है। और हमने लगातार सेक्रेटरी महोदय को इस संबंध में अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जितने भी पंजीयन हुए हैं, 26,000 फार्मासिस्ट पंजीकृत है वर्तमान में, सभी पंजीयनियों की जांच की आवश्यकता है। गंभीर खामियां लगातार सामने आ रही है। कुछ एफआईआर हुए हैं। मध्य प्रदेश के टाइम में 4,516 फार्मासिस्टों का अनुभव के आधार पर पंजीयन कर दिया गया था, है ना। जबकि फार्मेसी एक्ट 1948 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अनुभव के आधार पे अगर पंजीयन करते हो तो उसके मूल दस्तावेज आप नहीं रखोगे काउंसिल में। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इन 4,516 फार्मासिस्टों का कोई भी मूल दस्तावेज नहीं है उनके पास में। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट नहीं है। मैंने बकायदा एक RTI लगाया था यहाँ पे स्टेट काउंसिल में। स्टेट काउंसिल ने मुझे RTI के जवाब में ये उत्तर दिया है कि इनका मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर और मध्य प्रदेश में दर्ज जो पंजीयन है उसमें प्रमाण पत्र है उसके आधार पर इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। जबकि एक हाल ही में एक जजमेंट भी आया है, झारखंड स्टेट ने सिविल अपील किया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8121। उसमें जजमेंट आया है जुलाई 2017 में। उसमें कहा गया है कि कोई भी नया राज्य अगर गठित होता है तो वह अपने पूर्व पेरेंट स्टेट से जब पंजीयन हस्तांतरित करेगा तो मूल दस्तावेजों के साथ में ही करेगा। जबकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से जो 4,516 पंजीयन हस्तांतरित किए गए हैं ये बिना मूल दस्तावेजों के ही हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो इन जो पंजीयन है इनका भी जांच बिंदु में शामिल करने की आवश्यकता है। जी, तो जांच होगी और लेकिन अधिकारी ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जांच में लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि 2,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं और असली और नकली की पुष्टि होने में समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी।